सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं में हम लोग पढ़ रहे थे पदखंड से अध्याय 5 पर्वत प्रदेश में पावस, जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता है, जिसमें कविता को बड़ा ही सजीवता ढंग से चित्रित किया गया है। इस कविता में हम लोग 3 पाठ पढ़ चुके हैं। आज चौथे और अंतिम पाठ को पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। फिर कविता कि एक एक पंक्ति को पढ़ के उसके भावार्थ को जानेंगे और काव्य सौंदर्य को जानेंगे। तो देखेंगे, हमारा पहला कठिन शब्द है भूधर, यानी पहाड़, अपार जिसका पार ना हो, असीमित जिसको कह सकते हैं, पारद के पर यानी पारद, पारे के समान, धवल एवं चमकीले पंखों वाला बादल, रौशेष यानी केवल आवाज़ रह जाना, रौशेष यानी केवल आवाज़ रह जाना, चारों ओर निस्तब्ध वातावरण में केवल पानी के गिरने की आवाज़ का रह जाना, भू यानी धरती, धस गए, नीचे दब गए, सभय भय के साथ, साल एक वृक्ष का नाम जो पहाड़ों पर पाया जाता है, ताल यानी तालाब, जलदयान यानी बादल रूपी विमान, विचर विचर यानी घूमकर, इंद्रजाल जादूगरी भरे कारनामे। अब हम लोग कविता को पढ़ेंगे और उसके भाव को जानेंगे। देखेंगे, हमारा पंक्ति है, उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लो अचानक पर्वत ही उड़ चला है, फड़का अपार पारद के पर। लग रहा है कि अचानक पर्वत ही उड़ गया है और पारद के पर जो बादल हैं वह अपने पंख को फड़फड़ाते हुए पर्वत को लेकर उड़ गया है। उसके चमकीले पंख जो हैं वह फड़फड़ा रहे हैं। चमकीले पंख को फड़फड़ाते हुए बादल जो हैं वह पर्वत के चमकीले पंख के समान लग रहे हैं। रौशेष रह गए हैं निर्झर। रौशेष रह गए हैं निर्झर। लग रहा है पहाड़ जो है अपने में पर लगाकर, चमकीले पंख लगाकर उड़ चला है। रौशेष रह गए हैं निर्झर, और सिर्फ झरने की झरझर की आवाज़ रह गई है टूट पड़ा भू पर अंबर। और ऐसा लग रहा है पूरा अंबर, आकाश जो है वह धरती पर, भू पर, धरती पर टूट पड़ा है। धस गए धरा में सभय साल, और साल का जो वृक्ष है सभय यानी भय के साथ धरा में, पृथ्वी में धंसता जा रहा है। वह भय के इतनी जोर बारिश हो रही है कि उस बारिश के कारण जो साल का वृक्ष है भय से भयभीत हो गया है, और उस भय से भयभीत होकर वह धरा में यानी ज़मीन में, धरती में धंसता हुआ प्रतीत हो रहा है। उठ रहा धुआं, जल गया ताल। ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गया हो और उससे धुआं उठ रहा है, पूरा ताल ही जल गया है, उसमें आग लग गई हो और उससे धुआं निकल रहा है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि जो पानी, बादल से जो पानी बरस रहा है, जो मूसलाधार बारिश हो रही है, वह तालाब में पानी का भाप बनकर जो ऊपर उठ रहा है, वह भाप जो है धुएं के समान कवि को प्रतीत हो रहा है। यो जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ऐसा लग रहा है कि भगवान इंद्र जो बरसात के, बारिश के देवता हैं, वह अपने बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपनी जादूगरी छड़ी को घुमाकर और अपने जादूगरी खेल को दिखा रहे हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अचानक पूरा पर्वत पारे के समान अत्यधिक सफ़ेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है। झरनों की तो केवल आवाज़ ही सुनाई दे रही है, अर्थात वही शेष रह गई है। इसके पश्चात
इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। साल के वृक्ष बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो उसमें आग लग गई हो। इस तरह धुआं उठने लगा जैसे मानो उसमें आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादू करतब दिखा रहे हैं, जिसके कारण पर्वतों पर छन छन में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा पूरे कविता का भाव हुआ। अब देखेंगे कि किस प्रकार से इस काव्य को सौंदर्य से सुशोभित किया गया है। इस काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए किस तरह से अलंकारों के द्वारा इसे सुशोभित किया गया है। प्रकृति सौंदर्य का सजीव चित्रण करने के लिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जीवंत चित्रण के लिए दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज लेकिन संस्कृत निष्ठ है। अपार पारद के पर में रूपक अलंकार है तथा विचार विचार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार निहित है। तो इस प्रकार हमारा यह पर्वत प्रदेश में पावस कविता यहीं समाप्त होता है।